ठीक है। एग्रीकल्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एंड दिस इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, एज इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज फ्रॉम द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम लोग आज देखेंगे इंशाल्लाह एग्रीकल्चर के बारे में ज्योग्राफी से इन कनेक्ट करते हुए बाकी चीज़ों को। टॉपिक है, अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, खत्म हो जाएगा अभी ये। एग्रीकल्चर एंड माइंस एंड मिनरल्स। एग्रीकल्चर, माइन एंड मिनरल, ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है अब। एग्रीकल्चर जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर जो है सिर्फ अपने आप में सिर्फ खेती करना नहीं है, उसके अंदर फिशरीज हो गई, लाइव स्टॉक हो गया यानी पशुपालन, और फॉरेस्ट वगैरह, ये सारी भी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और हमारे इंडिया के जो जीडीपी है उसमें 13.9% लगभग जो है 2013-14 में था इसका कंट्रीब्यूशन, और अभी थोड़ा सा इसका बढ़ बढ़ गया है कंट्रीब्यूशन। तो अभी का डेटा मैं देख लेते हैं जरा, देखो इसका अभी का। तो देखिए अभी हमारा 2014 में आपका 13-14 में लगभग 13.9% था। इससे बढ़ के अब जो है 2000 आपका 20-21 में 19.9% हो गया है, राइट? तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 19.9% के आसपास हो गया है। और जो पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है, लगभग मोर देन 50% पॉपुलेशन आज भी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। ये एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में आज भी इन्वॉल्व है। तो यानी कि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अगर हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर हमारे लिए। इंडिया की अगर एग्रीकल्चर का फीचर को देखेंगे, तो फीचर अभी भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हमारे यहाँ है, रेन फेड एग्रीकल्चर है ज्यादातर। जो एरिया है आपको पता है कि वो किसके ऊपर मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, रेन फेड एरिया है, यानी कि एग्रीकल्चर जो है हमारा वो मानसून के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है। और मिक्स एग्रीकल्चर हमारे यहाँ होता है, यानी एग्रीकल्चर प्लस लाइव स्टॉक प्लस फिशरी प्लस पोल्ट्री, ये सब मिला के होता है। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर हमारे यहाँ थोड़ा कम है, अभी थोड़ा बढ़ा है पहले से। नॉन मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर अभी तक रहा है। थोड़ा थोड़ा अभी मॉडर्न वर्ल्ड में थोड़े बढ़ी हैं, मशीनों का यूज़ किया जाने लगा है। लेकिन अभी तक जो फीचर रहे हैं वो नॉन मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर के रहे हैं, मशीन ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी। ठीक है। और उसके अलावा मशीनाइज्ड एग्रीकल्चर नहीं है। उसके अलावा जो है आपका लो पर पर्सन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी हमेशा हमारी कम रही है, मैंने पहले भी बताया आपको। और जो है डिवीजन ऑफ लैंड थ्रू आउट द जनरेशन, लैंड फ्रेगमेंटेशन है, क्योंकि देखिए 2 बीघे जमीन है, 2 भाई हो गए, 1-1 बीघा हो गया, फिर उनके 4 बच्चे हो गए, तो 1 बीघे का भी कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन हो जाता है लैंड का, फिर उस पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाता उस तरीके से जैसे किया जाएगा। फूड क्रॉप कल्टीवेशन हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, यानी वेजिटेबल वगैरह बहुत कम है, फूड क्रॉप ज़्यादा हम उगा रहे हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो हम ज़्यादा ही एग्रीकल्चर के ऊपर में ज़्यादा हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, किसके ऊपर? फूड क्रॉप ही उगा रहे हैं। ठीक है। हमारा हमारा जो है कमर्शियल भी नहीं है, और जो है ज़्यादातर फूड क्रॉप ही उगा रहे हैं। लो एग्रो इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट अभी बढ़ाने की बात चलती रहती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं है। लो एग्रीकल्चर एग्रो इन्वेस्टमेंट है। पुअर अभी भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज अभी भी बहुत ही पुअर है। अंडर डेवलप्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं आज भी। और कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो है वो भी अभी हमारा बहुत अप टू द मार्क नहीं है। पुअर एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर वैन वगैरह हमारे पास अभी भी उस तरह से अवेलेबल नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है ना। एग्रीकल्चर इंडिया का जो टारगेट है वो कैसा है कि एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल बनाने का टारगेट है हमारा, जैसे वो बोलते रहते हैं हम लोग कि किसानों की इनकम डबल करनी है, तो वो है। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, और उसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे हमें ध्यान देना है, ये एग्रीकल्चर का वो है। एग्रीकल्चर इफिशियंसी किसको कहते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, उसकी इफिशियंसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कोई कि एग्रीकल्चर इफिशियंसी क्या है। तो एग्री आउटपुट जितना होता है डिवाइड बाय एग्री इनपुट, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इफिशियंसी, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इंडिया की एग्रीकल्चर, बट इंडियाज एग्रीकल्चर इज सबसिस्टेंस आउटपुट नॉट मोनेटाइज, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में को मोनेटाइज नहीं किया गया, इसलिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एफिशिएंसी निकालना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो फार्मिंग है वो इस तरह से है कि पूरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। वो लेबर वो मोनेटाइज होता ही नहीं है कि कितना किसको देना पड़ा है।
जैसे एक होता है ना, लेबर अगर बाहर के सारे काम कर रहे हैं तो उनको जितना पैसा दिया उसको कैलकुलेट कर लिया, इतना इतना पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ फैमिली मेंबर लगे हुए हैं, 10-10 फैमिली मेंबर लगे हुए हैं, उनको कोई सैलरी-वैलरी देते नहीं है। तो उस तरह से हम उसको मोनेटाइज़ नहीं किया हुआ है हमने, ठीक है ना? तो इनपुट जो है मोनेटाइज़ नहीं है, इसलिए उसको एग्रीकल्चर एफिशिएंसी ठीक से निकालना पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये भी क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी वेट पर एरिया कहते हैं इसको, क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी इसको यील्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यील्ड, कि कितना पैदावार है। तो प्रोडक्टिविटी को हम मतलब वेट पर एरिया, कितने कुंटल पर हेक्टेयर पैदा हो रहा है, इसको करते हैं। इंडिया जो है हाफ और वन थर्ड ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द वर्ल्ड है, एक्सेप्ट शुगर केन एंड व्हीट। तो ज्यादातर हमारे यहाँ एवरेज जो है वो प्रोडक्टिविटी की वर्ल्ड की हाफ या वन थर्ड ही है, ठीक है? ओके, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो वर्ल्ड की है उसके हम कहीं वन थर्ड पे लाई करते हैं, जैसे किसी का 3 है तो हमारा 1 है, या हाफ ही है हम, ठीक है ना? सिर्फ शुगर केन और व्हीट में हमारा ज्यादा हुआ है, और उसकी भी वजह क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है? और उसमें थोड़ा हम ज़्यादा हैं, अदरवाइज़ हमारा नहीं है। हाई प्रोडक्टिविटी एरिया कौन से हैं? हाई इन्वेस्टमेंट इनपुट, जहाँ पे मशीनरीज़ हैं, जहाँ हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स यूज़ किए गए, ये इरिगेशन दिया गया, वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे पंजाब, हरियाणा, मैंने पहले ही बताया। पंजाब, हरियाणा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े। उसके अलावा कावेरी बेसिन है, कश्मीर है, ये फर्टाइल लैंड है यहाँ पे और रिच किसान हैं। तो यहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ओके? हमारे यहाँ गुड पोटेंशियल एरियाज़ हैं, जैसे फर्टाइल लैंड है हमारे पास, और गुड रेनफॉल भी हमारे पास है, चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है, और लोअर गैंगटिक प्लेन जो आपका है, ईस्टर्न कोस्ट वगैरह, यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है ना? तीसरा जो क्या है, लो प्रोडक्टिविटी एरियाज़, हमारे यहाँ बहुत जगहों पे बैड बैड सॉइल है, लो रेनफॉल है, जैसे फ्रीक्वेंटली ड्रॉट पड़ता रहता है, ठीक है ना? डिफिकल्ट ट्रेन्स है, माउंटेन है, प्लेटूज हैं, वहाँ तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है ना उस तरह से। तो यहाँ पे हाई क्रॉप फेलियर है, एग्रेरियन पॉवर्टी है वहाँ पे। और उसके अलावा टेक्निक वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, वेट सेट मैनेजमेंट, वाटर सेट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें करके हम कुछ उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि इंडिया के एग्रीकल्चर का फीचर क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मेंस में आपको लिखने के लिए, तो इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। ओके, कैसे हम इम्प्रूव करेंगे इस सबको, कैसे हम क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, किस तरह से हम लोग जो है इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? तो उसमें क्रॉप इंटेंसिटी वगैरह अगर हमें इम्प्रूव करना है, कैसे करेंगे हम, क्या तरीका होगा उसको इम्प्रूव करने, प्रोडक्टिविटी को अगर इम्प्रूव करना है कैसे करेंगे? तो उसके लिए सीड, न्यूट्रिशन, ठीक है, इरिगेशन, फाइनेंसेस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो न्यूट्रिशन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? क्या-क्या चीज़ें आती हैं भई? न्यूट्रिशन के अंदर सॉइल कंज़र्वेशन, देखिए 2 चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन जो है हमारे यहाँ, उसमें हम जो क्या करेंगे, एक तो सॉइल कंज़र्वेशन, केमिकल और ऑर्गेनिक, किस तरीके से हम लोग जो है न्यूट्रिशन देंगे, केमिकल देंगे, ऑर्गेनिक देंगे न्यूट्रिशन, ठीक है? सॉइल, एक तो तरीका हम ये कर सकते हैं, जो हमारे पास एक्सिस्टिंग है, उसको ही कंज़र्व कर लें। और अगर वो नहीं कंज़र्व है, एक तरीका तो यही है भई कि न्यूट्रिशन मेंटेन रखें, उसका जो है वो मेंटेन रखें, सॉइल कंज़र्व करके। दूसरा तरीका हो सकता है, अगर वो थोड़ा उसका न्यूट्रिशन खत्म हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा वाटर यूज़ एफिशिएंसी की बात है, एक तो कन्वेंशनल मेथड है, दूसरा नॉन कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड में क्या है, कैनाल है, ट्यूबवेल है, यहाँ से हम इरिगेशन दें, वाटर दें, ठीक है? एफिशिएंसी उसकी बढ़ाएँ। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो नॉन कन्वेंशनल मेथड है, जैसे वाटर सेट मैनेजमेंट मैंने आपको दिखाया था, ठीक है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं ना? उसके अलावा फॉरवर्ड लिंकेज में हम मार्केट अवेलेबल कराएँ, है ना? मार्केट अवेलेबल कराएँ किसानों को, ईज़िली उनको उनके प्रोडक्ट अच्छा एक्सेसिबल मार्केट दें। उसके लिए काफ़ी सारे कोल्ड स्टोरेज वगैरह डेवलप करना है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है ना? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी है, राइट? ये सब हमारा है, कर सकते हैं हम। तो 3 चीज़ें टू कंसीडर प्रोडक्टिविटी, 3 चीज़ें, 3 थिंग्स टू कंसीडर, ठीक है? प्रोडक्टिविटी के लिए पहले 3 चीज़ें क्या हैं वो? 3 थिंग्स कंसिडर व्हाइल इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, 3 चीज़ें। पहली तो कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, पहला तो कंज़र्व करो। केमिकल जो भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ भी कर रहे हो, उसको बहुत जुडिशियस मैनर में यूज़ करो। यानी चाहे जितना मर्ज़ी उतना डाल दे रहे हो, ठीक है ना? ताकि वो पूरा फर्टिलिटी खत्म हो जाए। क्या या फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हो, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो, या आर्टिफिशियल हार्मोन्स यूज़ कर रहे हो, तो उसको बहुत ही जुडिशियस मैनर में करना है, राइट? ये यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है कि कैरेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मस्ट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो हमारा लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया, हमने पूरी मशीन्स लगा दी, मैकेनाइज्ड कर दिया पूरा, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो मॉडर्नाइजेशन के साथ-साथ जो है हमें ये भी ध्यान देना है कि मॉडर्नाइजेशन अगर करना है तो हम पोस्ट हार्वेस्टिंग उसमें करें, ठीक? प्री हार्वेस्टिंग में ना करें, ठीक है?
प्री हार्वेस्टिंग में अगर हम करते हैं, प्री हार्वेस्टिंग में जैसे सोइंग और बीडिंग है, इसमें हम जो है अगर मशीन वगैरह यूज़ करने लगेंगे तो बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। जो हम पैदा कर ले रहे हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग जो हो जाती है, उसमें फिर हमें खर्च करना चाहिए, जो मशीन वगैरह चाहिए, वो स्टोरेज हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रो रिसर्च ताकि एग्रो रिसर्च वगैरह में, ताकि हम लोग जो है, जो चीज़ हम पैदा कर रहे हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है, ना कि प्री हार्वेस्टिंग पीरियड में, राइट? इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको भी ध्यान रखना है। तो और इसी तरह से हाई प्रोडक्टिविटी के लिए ब्लाइंड नहीं हो जाना है कि मतलब कुछ भी करना शुरू कर दो, कुछ भी, है ना? क्या पूरी नेचुरल रिसोर्सेज़ को एग्ज़ॉस्ट कर दो बस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के नाम पर। तो ऑप्टिमम यूज़ करना है, प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए भी बहुत ही हमें क्या रहना है, बहुत ही मतलब सिस्टमैटिक रहना है और बहुत ही रैशनल रहना है, राइट? तो ये हो गया हमारा। अब एग्रीकल्चर के को हम लोगों ने जैसे ऐसे देखा, अब इसको हम थोड़ा-सा एनालाइज़ करते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत हुई। तो आपको पता है क्रॉप है, सॉइल है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है? मार्केट है, फाइनेंसेस हैं, ठीक है? और ये क्या मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ती हैं, राइट? तो एग्रीकल्चर सीज़न इंडिया देखिए, हमारे यहाँ 3 एग्रीकल्चर सीज़न पाए जाते हैं इंडिया में। कौन-कौन से 3 एग्रीकल्चर सीज़न हैं? पहला जो है मेन सीज़न जो है कल्टीवेशन का इंडिया में कौन-कौन सा है? खरीफ सीज़न है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। खरीफ रीजन जो है ये जून से लेकर नवंबर तक का पीरियड है, इसको याद रख लीजिए। दूसरा होता है आपका रबी, रबी में नवंबर से मार्च तक का होता है, और ज़ायद जो होता है वो मार्च और जून का के बीच में होता है। ये 3 सीज़न हमारे यहाँ क्रॉप उगाने के होते हैं। जिनको खरीफ, रबी और ज़ायद नहीं पता है वो ध्यान रख लें, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए याद रखो। खरीफ के लिए मैं याद करा दे रहा हूँ, आर मतलब क्या होता है? रबी। तो रबी मतलब राइस मत समझना, बस ध्यान, उल्टा है ये। रबी मतलब क्या होता है? व्हीट, ठीक है? और खरीफ जो है वो राइस होता है। तो रबी का उल्टा समझ लेना कि रबी मतलब राइस नहीं होता बस, तो राइस नहीं है तो व्हीट होगा, ठीक है ना? देखो, जब हमारे यहाँ बारिश होती है, क्योंकि ये जो आपका चावल होता है, राइस, ठीक है? पैडी जो होती है, उसको पानी की ज़रूरत होती है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है? ओके, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो ये जून और नवंबर में हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। जून से नवंबर के बीच, मतलब वो मानसून वाला पीरियड है, यानी नवंबर तो हार्वेस्टिंग पे पीरियड में आ गया, जब वो पहले में जून है, ठीक है ना? तो जून खरीफ वाला पीरियड है, ठीक है ना? तो खरीफ में वाटर इंटेंसिव क्रॉप सारा होगा, राइट? उसकी सोइंग करने के लिए भी पूरे फील्ड को पानी से बिल्कुल भरना पड़ता है राइस का। चक्कर आ रहा है मुझे। पानी दो, आपने काफी टाइम से पिया नहीं है पानी। ठीक है, देखो ऐसे, तो यहाँ पे मार्च से जून तक का जो पीरियड है, ठीक है ना? यस। उसमें ज़ायद क्रॉप होगा, और खरीफ क्रॉप जो होता है वो जून से मार्च नवंबर तक, यानी जून में बोया हुआ जाएगा और हार्वेस्टिंग होगी नवंबर में, ठीक है? अभी ठंडी में कटेगा। तो यहाँ पे उसके बाद में नवंबर के बाद में फिर ये रबी क्रॉप होता है, नवंबर से मार्च तक, ठीक है? उसमें क्या बोया जाता है? गेहूँ बोई जाती है, ठीक है ना? तो गेहूँ जो है वो रबी क्रॉप है, याद रखिएगा। और जो खरीफ क्रॉप है वो चावल है, ठीक है ना? राइस, व्हीट, वो पैडी। उसके अलावा जायद, जायद जो है वो क्या है? वाटरमेलन वगैरह जो होता है, ये सब जायद क्रॉप है, ठीक है ना? ओके? यस। तो तीनों मेन जो क्रॉप सीजन है इनको आप याद रखेंगे, ठीक है? रिदा, याद हो गया? ठीक है, तो उसके बाद में फिर देखेंगे हम लोग कि मेजर जो क्रॉप्स हैं इंडिया में, ये इसको याद रखिए, ये स्लाइड को एकदम रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है इससे। ये एक खरीफ जो है ये मानसून क्रॉप होते हैं, ऑल रबी क्रॉप को छोड़कर सारे जो है मानसून क्रॉप ही है इंडिया में। जैसे कि राइस है, शुगर केन है, बाजरा है, जवार है, ये सब जो है क्या है? खरीफ क्रॉप है। रबी क्रॉप जो है विंटर सीजन में होता है, और ये व्हीट है, ग्रेम है, ठीक है? लिनसीड है, पी है, मस्टर्ड है, ये सब क्या है? रबी क्रॉप है, ठीक है? उसके बाद में जायद क्रॉप है जो ड्राई समर सीजन में होता है, ठीक है? और वो जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इसमें होते हैं। ज़ायद में क्या होते हैं? वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होते हैं। तो याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ठीक है? सीज़न पूछता है, प्लस ये पूछता है कि क्या है। अब यहाँ पे एक-एक करके हम देखेंगे, राइस, इन सबको देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे साथ याद रखिए। ये है आपकी धान है, धान, इसको राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइस या धान, धान की खेती पैडी होता है मतलब। ये मेजर स्टेपल फूड है इंडिया का, आपको पता है पूरे लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल ही खाया जाता है। साउथ इंडियन सबसे ज़्यादा चावल खाते हैं, आपको पता है। बंगाली वैसे ज़्यादा बदनाम है इस मामले में, बिहारी और बंगाली। लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे कश्मीर में भी चावल ही मेनली खाते हैं।
आप देखेंगे क्या नाम है साउथ इंडिया में भी खाते हैं और आप यही चीज़ आप देखेंगे तो आपको बिहार और यूपी में भी बिहार में भी दिखेगा। यूपी वाले थोड़ा बैलेंस खाते हैं, रोटी-चावल दोनों खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे रोटी भी, चावल भी दोनों चलता है। जैसे पंजाब में ज़्यादा रोटी चलती है, चावल कम चलती है। चावल कभी खाते नहीं तो नहीं खाते, ठीक है? पंजाब में ये है और लेकिन आप कश्मीर में जाइए बिना चावल के नहीं खाएँगे वो। इसी तरह साउथ इंडिया में भी चावल ही मेन स्टेपल फूड है। तो लार्ज जो पार्ट है इंडिया का लार्जेस्ट जो एरिया है अंडर द राइस इन द वर्ल्ड है, ठीक है ना? इसको चाहिए क्या? टेम्परेचर ये सब याद रखना है आपको। टेम्परेचर वो 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वार्म कंडीशन चाहिए मतलब, ठीक है? ट्रॉपिकल क्रॉप है ये, ओके? वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, पानी खूब चाहिए होता है, ओके? वेटर पार्ट जो है ग्रोन इन द वेटर पार्ट जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहीं ग्रो होता है ये, ठीक है? प्रोडक्टिविटी लो होती है एज़ कंपेयर टू व्हीट, व्हीट से कम प्रोडक्टिविटी है, व्हीट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है ना? ओके? हम लोग जो टेक्निक यूज़ करते हैं, एक इसको याद रखिए ये जो टेक्निक है 2 तरह की टेक्निक होती हैं। एक टेक्निक होती है जैपनीज़ ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक। जैपनीज़ ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक में क्या होता है, पेनिनसुलर इंडिया लेस वाटर इंटेंसिव है, ड्राई होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये वाला टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हम क्या करते हैं जैपनीज़ ट्रांसप्लांटेशन वाले में, हम पहले क्या करते थे, खेत की कैसे करते थे कि हम लोग वो उठाया हमने राइस, बीज और बीज को ऐसे फेंक दिया और उसी से ग्रो हो गया। तो उसको उसके बाद में देखा क्या कि जो बीज होती है अगर उसको हम उखाड़ कर और दोबारा से उसकी रोपाई करें, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ओरिजिनल वाले से तो उसमें आप देखेंगे धान की रोपाई होती है। रोपाई होती है यानी कि खूब पूरा पानी खेत से भर देंगे, खेत को पानी से भर देंगे। भरने के बाद क्या होंगी औरतें जो होती है हमारे यहाँ तो गा-गा के औरतें खूब अच्छे से ऐसे लगाती हैं। तो जापानीज ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक कहते हैं इसको और ये जो है उसमें मतलब रोपाई करती हैं इसमें, ठीक है ना? तो ये जो रोपाई वाली ये जो टेक्निक है, ये जापानीज ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक कहते हैं। पेनिनसुलर इंडिया में क्योंकि वाटर इतना नहीं है तो वहाँ पे नहीं हो पाता इसलिए वहाँ पे एसआरआई टेक्निक होती है, न्यू टेक्निक है एसआरआई टेक्निक। उसमें हम इस तरह से नहीं करते। अच्छा इंडिया में देखिए आप 60 टू 70% जो है अ, ठीक है लेट समर के अंदर राइस, ठीक है, अमन, साली और कई तरह की हमारे यहाँ राइस होती है समर राइस। जैसे कि हमारे यहाँ अमन नाम की, साली नाम की, अफ़गानी नाम की बहुत तरह की आप चावल की बहुत क्वालिटीज़ देखोगे, ठीक है? काला नमक और ये और वो बहुत तरह के क्वालिटीज़ है उसमें ना और उसके अलावा बासमती तो क्या, है ना? तो पेनिनसुलर जो प्लेटू है वहाँ पे ऑटम राइस होता है जिसको और्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और्स और यहाँ पे समर राइस में अमन है, साली है, अफ़गानी है। ईस्ट इंडिया के अंदर समर राइस में बोरो एंड पलुआ, ठीक है? इस तरह के होती है ये जो है आपके राइस। तो राइस की बड़ी सारी क्वालिटीज़ है इंडिया में, ओके? और ये देखो पूरे बेल्ट में नॉर्दर्न इंडिया में हो रहा है, ठीक है? नॉर्दर्न इंडिया में और फिर उधर साउदर्न इंडिया में भी हो रहा है, ठीक है ना? ये पूरा ये रीज़न जो है वो राइस वाला रीज़न है। तो राइस वाला समझ में आ गया? ये मेन क्रॉप था जो आपको समझना है पहले, फिर उसके बाद व्हीट समझना है। समझ में आ गया? तो ये है। उसके बाद में हमारा व्हीट है। टेम्परेचर याद रखिए कौन से रीजन में है वो याद रखिए। रबी क्रॉप है ये राइस जो है वो क्या है? व्हीट क्या है? रबी क्रॉप है। राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है, ठीक है? व्हीट क्या है? रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप है ये जो है गेहूँ की खेती है, ठीक है ना? पहले जब मैं छोटा था तो मुझे गेहूँ और धान में फ़र्क नहीं समझ में आता था। ठीक है? तो रबी क्रॉप जो है ये गेहूँ की खेती है। गेहूँ मतलब जिससे आटा बनाते हैं, राइट? तो ये हो गया आपका टेम्परेचर 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। वाटर इंटेंसिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी सब ट्रॉपिकल क्रॉप का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है इंडिया में आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में व्हीट की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने व्हीट को पैदा किया, राइट? और इंडिया के लगभग हर पार्ट में व्हीट आपको मिल जाएगा पैदा, ठीक है? इसकी पैदावार होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है ना, वो गेहूँ को पकने में मदद करता है ठंडी में, ठीक है ना? और व्हीट जो है ग्रोन होता है विंटर में इंडिया में और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के आपको खूब अच्छे से दिखेगा। अभी जो दिखेगा आपको इधर, ये सब इस वक़्त जो खेती में लगे हुए हैं, वो सब क्या लगा हुआ है? वो धान ही तो लगा हुआ है। वो गेहूँ तो लगा हुआ है, सॉरी, गेहूँ तो लगा हुआ है, धान थोड़ी ना। इस वक़्त में ठंडी में गेहूँ लगा हुआ है, ठीक है? उसके अलावा पल्सेस हैं जो क्या नाम है लेंटिल्स एंड ग्रैम्स, ठीक है? मेजर पार्ट है वेजिटेबल प्रोटीन का बहुत ही आपको पता है पल्सेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं दाल भात जानती हो जिनके पास जो चिकन नहीं खाते वो दाल से ही तो अपनी प्रोटीन पूरी करते हैं तो दाल बहुत ही बड़ा प्रोटीन का सोर्स है वेजिटेबल प्रोटीन का और हमारे यहाँ बहुत तरह की दालें होती हैं आपको पता है हमारे यहाँ मतलब बहुत तरह की दालें हैं आपने खाई होंगी मूंग की दाल खाई है
ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में कोस्टल में मैक्सिमम एरियाज में आपको क्या मिलेगा, मूंग की दाल मिलेगी। और अरहर की दाल सुना होगा, उसको तौर भी बोलते हैं, तौर। नॉर्दर्न इंडिया में और एमपी वगैरह में अरहर की दाल होती है, तौर की। उड़द ब्लैक ग्रेम होती है, बोला जाता है इसको, उड़द की दाल को क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्रेम। ये जो होती है साउथ इंडिया में ज्यादा होती है उड़द की दाल। और उसके अलावा जो है वो लोग उसको पीस वीस के वो सब इडली उडली में भी डालते हैं, राइट। उसके अलावा ग्रेम जो है, चना, चना ज्यादातर पंजाब पंजाब वगैरह में ज्यादा रबी क्रॉप है ये, पंजाब में ज्यादा होती है ये दाल, ठीक है ना, समझ रहे हो। अच्छा मोनी, और कौन सी दाल बनाती हो, उड़द तो हर चीज जानते हैं आईएएस वाले, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया आपका ये। उसके बाद में हम तो ये भी जानते हैं कितने टेम्परेचर में होगा। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो है कल्टीवेशन ऑफ द राइस एंड द व्हीट प्रमोट किया गया, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ द राइट और व्हीट को प्रमोट किया गया। अच्छा ये रिदा से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, रिदा, तो ग्रीन रेवोल्यूशन, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन कल्टीवेशन ऑफ द व्हीट प्रमोट किया गया और मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह ग्रेन पे दिया गया, पल्सेस वगैरह को मतलब थोड़ा सा पीछे मार्जिनलाइज पे चले गए। क्या हुआ ना, राइस और व्हीट को इतना प्रमोट किया गया कि पल्सेस को हटा दिया गया। तो पल्सेस जो है मार्जिनाइज लैंड पे चले गए, तो पल्सेस प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्टेगनेटेड हो गया, डिक्लाइन भी हो गया। दाल बहुत महंगी आती है इसीलिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है दाल का। हाई पल्स तो हमें ज़्यादातर पल्सेस वो इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है, कई सारी स्कीम गवर्नमेंट ने चला रखी हैं उसके लिए, पल्स कल्टीवेशन के लिए। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम के अंदर इनकरेज किया पल्सेस को करने के लिए। और क्या नाम है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वगैरह चलाई गई, जिसके अंदर 60,000 पल्सेस विलेज प्रोग्राम चलाया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर भी पल्सेस को इंक्लूड किया गया था कि आपका टारगेट किया जाएगा 4 मिलियन टन जो है, मेट्रिक टन जो है वो आपका क्या नाम है, पल्स प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये है। उसके बाद ये हो गया मिलेट्स। मिलेट्स जानते हो आप लोग, चलिए सीधे मिलेट्स। देखो ये मिलेट्स जो है ना, ये ऐसी होती है, देखो पिक्चर्स बहुत सारी, मैं मिलेट्स बताता रह जाऊं कि ऐसा मिलेट होता है, मिलेट होता है, तो वो समझ में नहीं आएगा। ये पिक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये क्या नाम, लेस रेनफॉल चाहिए होता है इसको, ठीक है। ड्राई क्रॉप है ये, इंटायरली ग्रोन होता है ये कहाँ पे, अंडर द सबसिस्टेंट फार्मिंग एंड फॉडर क्रॉप के लिए आजकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशियस बहुत है, अफोर्डेबल भी होता है, एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसको काफ़ी मिलेट्स को यूज़ करा जाता था, लेकिन अब ज़्यादातर लोग गेहूं ने और चावल ही यूज़ करते हैं, जबकि ये लोग प्रेफर कम करते हैं, बट ये न्यूट्रिशियस ज़्यादा है, गेहूं से ज़्यादा न्यूट्रिशियस है ये, ठीक है ना। तो उसके अलावा ज्वार बाजरा रागी सारे आ जाते हैं ना, मिलेट्स। चलो अच्छा, जवार देखो, ठीक है। सोरघम, सोरघम भी बोलते हैं इसको, जवार को। जवार जो है थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है आफ्टर राइस और व्हीट, ओके। खरीफ प्लस रबी दोनों सीजन में हो जाता है ये, राइट। सुटेबल फॉर रेनफेड एरियाज, जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पे भी काम कर जाता है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। और 30 सेंटीमीटर रेनफॉल में भी काम करेगा, राइट, यानी ड्राई सिचुएशन में भी काम कर जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है नहीं। महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका और एपी के अंदर जो है ये ज्वार मिलता है। उसके अलावा बाजरा है, ठीक है, मिलेट्स में बाजरा है। ज्वार और बाजरा ये सब मिलेट्स की कैटेगरी में है। बाजरा जो है वो, बाजरा अगर आप देखोगे तो खरीफ क्रॉप है, 40 टू 50 सेंटीमीटर जो है बाजरा रेनफॉल पाया जाता है इसमें, ठीक है। 30 टू 40 सेंटीमीटर रेनफॉल प्लस वार्म कंडीशन में, क्लाइमेट में होता है। ब्राइट सनलाइट होती है और ब्राइट सनलाइट होती है आफ्टर द लाइट शावर। अगर थोड़ा सा थोड़ी सी बारिश हो जाए उसके बाद में खूब ब्राइट सनलाइट मिले तो फिर ये अच्छी खासी इसकी फसल होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी में बाजरा होता है। तो जवार बाजरा सुना होगा, ये सब मिलेट्स की कैटेगरी में, ठीक है। रागी होता है इसके अंदर। रागी जो है ड्रायर पार्ट है, ड्राइड पार्ट में होता है, खासकर रेनफेड एरियाज में जहाँ पे मतलब पानी बारिश वारिश कम होती है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है इसको। और ये जो है आपका कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मोर देन 50% जो है रागी कर्नाटका में होता है। और उसके अलावा फिर कॉटन, कॉटन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। देखिए कॉटन जो है वो ड्राई क्रॉप है, ठीक है। इसको ज्यादा रेनफॉल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एडिक्वेट टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर इसके रूट्स में जरूरी होती है। ये नहीं है अगर रूट्स में पानी नहीं मिला तो इसकी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ब्लैक सॉइल जो है इसके लिए बड़ा सुटेबल होता है, क्यों, क्योंकि वो वाटर को रिटेन कर लेता है, ठीक है ना। हाई वाटर रिटेंटिविटी होती है ब्लैक सॉइल की, और वो क्या करता है, रूट्स को मॉइस्ट रखता है, ठंडा रखता है, और इसको मॉइस्ट रखता है, उसके अंदर मतलब नमी रहती है। और जो इसके ऊपर इसको बहुत ही ज्यादा, जो कॉटन की क्रॉप होता है ना, उसको बहुत ज्यादा वो चाहिए होता है, मतलब तेज धूप चाहिए होती है उसके फूल को, ठीक है ना। लेकिन उसके उसको
यानी जड़ों को नमी चाहिए होती है, तो ये थोड़ा सेंसिटिव क्रॉप होता है, फाइन। ये ड्राई रीजन में ब्लैक सॉइल वगैरह के अंदर पाया जाता है, इसीलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है इसको। ट्रेडिशनल कॉटन एरिया जो है वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया के अंदर कॉटन उगाया जाता है, बट हाई प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, देखो वर्ड फंस जाता है तो फंस जाता है, ठीक है। हाई प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से जो है ये शिफ्ट हुआ है कहाँ, पंजाब और कावेरी बेसिन रीजन में, राइट। कावेरी बेसिन वगैरह में क्यों किया गया, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा था, जबकि बहुत सुटेबल नहीं है वहां पे। वहां पे ओवर इरिगेशन, ड्राई सीजन में भी ओवर इरिगेशन करते हैं, सॉइल जो है वो सेलाइन हो चुकी है ना। तो ये इस वजह से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंडिया में, अच्छा ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव है यहाँ पे, और बैकवर्ड लिंकेज इसका किसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ, क्योंकि कॉटन वॉटन की जरूरत होती है। ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा बॉम्बे डेवलप फर्स्ट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। उसके बाद में मुंबई, अमरावती, वर्धा, पुणे, सादरा, सतारा, नागपुर, यहाँ सब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं। अच्छा, तमिलनाडु में ना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, जबकि वहां पे ना ब्लैक कॉटन सॉइल है, ठीक है, ना ही क्या नाम है वहां पे जो है बहुत ज्यादा मतलब पैदावार की संभावना है, लेकिन फिर भी है क्योंकि वहां पे स्किल्ड लेबर है, क्या है, स्किल लेबर, इस वजह से भी वहां पे डेवलप हुई हैं। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र रीजन के अंदर ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है। मुंबई पोर्ट जो है वहां से मशीनरी इंपोर्ट होती है, कोल इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट करते थे लोग टेक्सटाइल को, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में काफी ज्यादा जो है डेवलप हुआ कॉटन इंडस्ट्री। चीप लेबर मिल जाता है सराउंडिंग एरिया से, सराउंडिंग रीजन से, फाइनेंसेस फ्रॉम द जो है रिच पारसीज और गुजराती मर्चेंट थे, उनसे फाइनेंस भी मिला। तो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर बेसिकली जो है कॉटन इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप हुई, यानी कि जो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप हुई, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ज्यादा उसके बाद में गुजरात के अंदर बाद में जो है थोड़ा सा वहाँ पे जो कुछ दिक्कतें थी, उसकी वजह से देखो बॉम्बे प्रोविंस के अंदर आपको पता है गुजरात भी था पहले, ठीक है, तो गुजरात, मुंबई ये सब पोर्ट एरियाज हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, तो मुंबई जो है वहाँ पे कंजेशन, स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन बना पहले, तो उसकी वजह से कंजेशन डेवलप हुआ। और फिर अहमदाबाद जो है वो कहाँ पे, अहमदाबाद जो है वो हार्ड ग्रोइंग टाउन रीजन है, वहाँ पे मतलब काफी ज्यादा ब्लैक सॉइल भी है, और वहाँ पे काफी ज्यादा मतलब कॉटन वगैरह मिल जाता है, तो अहमदाबाद में काफी डेवलप हुआ, वहाँ मार्केट, चीप लेबर भी, सप्लाई आराम से मिल गई, तो अहमदाबाद में काफी डेवलप हुआ। और बाद में आपको पता है मैनचेस्टर, जैसे कि पहले कानपुर को कहा जाता था, बाद में मैनचेस्टर ऑफ द जो है इंडिया, वो अहमदाबाद को बना दिया गया, ठीक है ना। और मोर इम्पेटस आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कांदला पोर्ट, आपको पता है द वेरी फर्स्ट, जो सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बना है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहला जो है कांदला पोर्ट है गुजरात में। तो ये वहाँ पे उसके डेवलपमेंट के बाद में बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं। अहमदाबाद, भरूच के अंदर, वर्धा के अंदर और सूरत के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है, आज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम होता है। उसके अलावा तमिलनाडु में भी शिफ्ट हुआ, तमिलनाडु में शिफ्ट होने की वजह मैंने बताया अर्लियर, जो है रॉ मटेरियल वहाँ पे कम था, इसलिए वहाँ डेवलप नहीं हो पा रहा था, लेकिन रेलवे डेवलप होने के बाद रॉ मटेरियल सप्लाई वगैरह बढ़ गई। ओके, लैक ऑफ वहाँ पे कोल पावर जो था, मतलब कोल पावर की कमी थी, तो वहाँ पे हाइड्रो पावर वगैरह डेवलप हो गया, ठीक है ना। कोयम्बटूर, सलेम के अंदर, तूतिनकोर के अंदर और पुडुचेरी वगैरह के अंदर तमिलनाडु में डेवलप हुआ। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि वहाँ स्किल्ड लेबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि तमिलनाडु इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मिल मेड कॉटन yarn इन द कंट्री, व्हाट कुड बी द रीजन। ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल इन द स्टेट, ऐसा तो है नहीं, ब्लैक कॉटन सॉइल तो तमिलनाडु में तो नहीं है ना, ओके। लेकिन वहां पे मैंने क्या बताया, रिच पूल ऑफ द स्किल लेबर इन अवेलेबल, रिच पूल ऑफ स्किल लेबर है, तो यहाँ पे 2 आंसर हो गया, फर्स्ट वाला गलत है, 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर बी हो जाएगा, ओके, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जो सॉइल है वो रेड सॉइल है, ठीक है। तो अगर कोई ये कहता है कि ब्लैक सॉइल है तो गलत है, ठीक है। उसके अलावा 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2011 में क्वेश्चन आया है कि आई स्टेट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, नॉर्दर्न पार्ट उसका एरिड है या सेमी एरिड है, नॉर्दर्न पार्ट एरिड या सेमी एरिड है, सेंट्रल पार्ट जो है उसमें कॉटन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसके अलावा कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप इज प्रोमिनेंट, ठीक है, ओवर द फूड क्रॉप, यहाँ पे कैश क्रॉप ज्यादा पैदा होता है दैन द फूड क्रॉप, तो गुजराती जो है ज्यादातर कैश क्रॉप पे ही ध्यान देते हैं, और सेंटर के अंदर कॉटन पैदा हो ही रहा है अहमदाबाद वगैरह में।
के आसपास, और उसके अलावा एरिड और नॉर्थ, इसका जो ही इसका ही एरिया जो है गुजरात का ही सेमी एरिड और एरिड नॉर्थ में है ना? तो ये गुजरात का आंसर होना चाहिए इसका, है ना? कौन-सा है? गुजरात, ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद में 2013 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में लिखने के लिए। क्या है कि एनालाइज द फैक्टर फॉर हाईली सेंट्रलाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। कहाँ पे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल है? तो तमिलनाडु लगा दोगे, गुजरात लगा दोगे, ठीक है ना? फैक्टर्स लिख दो, जैसे रॉ मटेरियल होना है, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स है, चीप लेबर जहाँ है, तो कहीं पे चीप लेबर रॉ मटेरियल की वजह से डेवलप हुआ है, कहीं पे एनर्जी रिसोर्सेज, कहीं चीप लेबर की वजह से, कहीं फाइनेंसिस को, कहीं मार्केट की वजह से। तो गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह ये सब आप लिख सकते हो, राइट? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। उसके बाद में शुगर कैन जो है वो वाटर इंटेंसिव कैश क्रॉप है, ठीक है, ओके, ओके, रिलायबल कैश क्रॉप है देन द कॉटन, कॉटन से भी ज्यादा रिलायबल है, थोड़ा सा बेहया टाइप का होता है चाहे जहां उग जाता है, ठीक है ना? समझ रहे हो? वाटर इंटेंसिव क्रॉप है लेकिन ये, और इसके अलावा जो है ये आपका शुगर कैन एरिया जो है, ट्रेडिशनली शुगर कैन एरिया जो है नॉर्दर्न प्लेन है, जाहिर सी बात है वहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो यहाँ पे पानी मिलता है। नॉर्दर्न इंडिया सब ट्रॉपिकल वैरायटी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि यहाँ पे लो शुगर कंटेंट होता है, यानी इनके जो शुगर कैन होता है उसमें शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, शुगर फैक्ट्री जो है विंटर में सेट हो जाती है, बंद हो जाती है, राइट, वहाँ पे। और शुगर कैन एरिया जो ट्रेडिशनली वो नॉर्दर्न प्लेन है, बाद में ये शिफ्ट हो रहे हैं किधर, साउथ इंडिया में भी, ठीक है ना? और साउथ इंडिया के का जो वो है मतलब शुगर कैन है वो ज़्यादा, उसमें कंटेंट ज़्यादा है, शुगर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है ना? तो साउथ इंडिया में भी शिफ्ट हुआ है, पंजाब हरियाणा में भी शिफ्ट हुआ है, और वेस्टर्न इंडिया में भी गया है, लेकिन ज़्यादा ये पहले कहाँ था, नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है? और शुगर कैन का हमारे यहाँ खेती को, गन्ने की खेती बहुत होती है, ठीक है? उसके बाद ट्रॉपिकल, यहाँ पे आप देखोगे ट्रॉपिकल वैरायटी है, यहाँ पे कई तरह की वैरायटी पाई जाती है गन्ने की। कोस्टल एरियाज़ में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हाई शुगर कंटेंट होता है, हाई यील्ड होता है, यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन है, यानी साउथ वाला रीजन, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छे से शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। शुगर फैक्ट्री जो है पूरे साल ओपन रहती हैं, स्किल डिसिप्लिन लेबर है, शुगर कैन जो है वो इफेक्टिव पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट चाहिए होता है, वो वहाँ पे मिलता है। बेटर वर्क इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, देखो साउथ इंडिया वालों को ज़्यादा डिसिप्लिन कहते हैं आज भी, है ना? और हम लोग नॉर्थ इंडिया वाले वो लेस डिसिप्लिन्ड है एज़ कम्पेयर टू दैट, और ये सही भी है। हमारे यहाँ नेतागिरी, जहाँ पे ज़्यादा नेतागिरी होगी वहाँ पे डिसिप्लिन कम हो जाएगा, ठीक है ना? जहाँ पे इंजीनियर ज़्यादा निकलेंगे, डॉक्टर ज़्यादा निकलेंगे, जहाँ पे इस तरह की कॉर्पोरेट वर्ल्ड डेवलप होगा, वो सब ज़्यादा हुआ है। हमारे इंडिया में ज़्यादा नेता कहाँ निकलते हैं? सबसे ज़्यादा नेता दिल यूपी और बिहार में निकलते हैं, है ना? बिहार में फिर भी आईएएस की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन यूपी वाले तो भाई साहब पूरी तरीके से ज़बरदस्त, क्या नाम है, नेतागिरी में लगे रहते हैं, है ना? विधायक, चच्चा विधायक है हमारे, तो उस टाइप की कहानी। तो वहाँ पे तो क्या नाम है, कैसे शुगर कैन ये क्या नाम है, स्किल लेबर, जब भी कभी स्किल और डिसिप्लिन लेबर की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, यूपी तो कभी मत लिखिएगा गलती से भी, क्योंकि वहाँ पे तो हर आदमी नेता है, ठीक है? तो वो स्किल और डिसिप्लिन तो है ही नहीं, कहीं से भी कहीं तक। मतलब मैं भी यूपी से ही हूँ, लेकिन बात यही सही है। बेटर बेटर वर्क इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है? कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादा वर्क साउथ में होता है। साउथ इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव सेक्टर है, ठीक है? तो 2000 क्या नाम है आपका, 13 में भी ये क्वेश्चन फिर आया हुआ है कि डू यू एग्री दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड इन ओपनिंग न्यू शुगर मिल इन द सदर्न इंडिया, डिस्कस दैट एंड जस्टिफाई। तो वो सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं कि भाई वहाँ पे स्किल्ड लेबर है, वहाँ पे ये है, और शुगर कंटेंट ज़्यादा है, ये है, वो है, तो सब लिख सकते हैं। 5 नंबर में 10-5 रीजन लिख देंगे, अगर काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ऑयल सीड है, ऑयल सीड तो आजकल खेती ही नहीं होती है लगता है। ग्राउंड नट और सनफ्लावर जो है हमारे यहाँ थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी देखने को मिलता है कि सनफ्लावर वगैरह होता है। तो ग्राउंड नट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, पाम ऑयल, सोया ऑयल, ये सब ऑयल सीड्स हैं, ठीक है? लो प्रोडक्टिविटी इश्यू यहाँ पे है, सिमिलर टू द पल्सेस एंड मिलेट्स। हमारे यहाँ मिलेट्स जैसे कम पैदावार हो रही है, उसी तरह हमारे यहाँ फूड क्रॉप को ज़्यादा वो देते हैं, ठीक है ना? और हमारे यहाँ ये थोड़ा-सा आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा याद कर लीजिएगा प्लीज़। कर लेंगे? कि ग्राउंड नट के अंदर 40 टू 50% जो ऑयल कंटेंट होता है, गुजरात, एपी और तमिलनाडु के अंदर प्रोड्यूस होता है। सीसम जो है वो उसके अंदर 45 से 50% ऑयल कंटेंट होता है। गुजरात इंडिया में जो है, इंडिया इज द लार्जेस्ट, और गुजरात में जो है होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। उसके अलावा रेपसीड एंड मस्टर्ड अगर देखोगे रबी क्रॉप है, ये 25 से 45% इसमें ऑयल कंटेंट होता है। यूपी, राजस्थान, पंजाब, इंडिया में जो है लार्जेस्ट, इंडिया इसका भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है।
और उसके अलावा लिनसीड रबी क्रॉप है, ये 35 टू 45% ऑयल इसमें कंटेन होता है, एमपी, यूपी, बिहार के अंदर ये होता है। और उसके अलावा कैस्टर सीड, ये 50% इसमें ऑयल कंटेंट होता है, गुजरात 2/3 प्रोडक्शन गुजरात में होता है, उसके अलावा जो है यूपी एपी वगैरह में भी इसका प्रोडक्शन होता है। ऑयल प्रॉब्लम क्या है ऑयल सीड की? प्रॉब्लम ऑयल सीड की ये है कि ट्रेडिशनली लो प्रोडक्टिविटी है ऑयल सीड प्रोडक्शन में हमारे यहाँ, इनपुट इंटेंसिव है, प्राइस वोलेटाइल रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। फार्मर एवर्जन टू द कल्टीवेशन, फार्मर जो है ज़्यादा इसीलिए इस पे, क्योंकि इनपुट इंटेंसिव क्रॉप है, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करते। और इम्पोर्टेंट फॉर द वेजिटेबल फेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में हमें सस्ता पड़ता है उगाने से ज़्यादा, तो हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, राइट। हाईएस्ट जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट बिल में अगर आप देखोगे फूड बास्केट के अंदर, तो ये ऑयल सीड सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं, ओके। हुँ। और उसके अलावा ऑयल सीड आप देखेंगे, मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, हम इसको यानी तेल तेल वगैरह जो है, इसके लिए हम मिशन चला रहे हैं पाम ऑयल के लिए। इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन 4.5% पर ईयर हम बढ़ा रहे हैं, बट अभी भी हमारा जो ईडेबल ऑयल है उसका डिमांड हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। हम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था व्हाइट रिवोल्यूशन फॉर द ऑयल सीड, किया था ऑयल कल्टीवेशन के लिए, ऑयल सीड कल्टीवेशन के लिए किया था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है अभी, मतलब है ठीक ठाक लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा टी देखिए, टी जो है हमारे यहाँ, टी के बारे में आपको पता है कि ये स्लोप पे होती है। स्लोप पे होने की वजह क्या है? क्योंकि इसको रूट को नमी नहीं चाहिए। जैसे जैसे नमी उसको चाहिए होती है ना, क्या नाम है, कॉटन को, कॉटन का उल्टा है ये। इसको जो है तेज धूप तो चाहिए होती है लेकिन नमी नहीं चाहिए होती है, ठीक है ना? ओके? और इसको रेनफॉल भी कितना चाहिए? लगभग मोर देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होता है टी। लेकिन स्लोप पे इसलिए क्योंकि पानी रूट्स में नहीं रुकना चाहिए। अगर रूट्स में रुका तो वाटर लॉगिंग जहाँ हुई वहाँ पे उसकी कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है? तो ये स्लोप से उगाया जाता है ताकि पानी निकल जाए। पानी निकल जाएगा तो बचेगा, नहीं तो अगर स्लोप नहीं है तो जैसे ही नमी उसके जड़ों में हुई वो सड़ के खराब हो जाएगा, ठीक है ना? तो नमी उसके जड़ों में नहीं हो सकती, इसलिए स्लोप पे उगाया जाता है। तो हिमालयन स्लोप में इसको मिलेगा आपको देखने को, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। उसके अलावा आपका नीलगिरी में देखने को मिलेगा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड इतना बड़ा प्रोड्यूसर होते हुए भी 70% डोमेस्टिकली चाय पी लेते हैं लोग। 70% यानी बिगेस्ट कंज्यूमर भी है। 70% जो डोमेस्टिकली कंज्यूम हो जाता है, जितना उगाते हैं सब पी भी लेते हैं। हमारे यहाँ चाय नेशनल टी हो गया है, इतना पीते हैं, है ना? इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंडिया के अंदर। और लोग बताते हैं कि जब चाय पहली बार इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में, तो बलरामपुर वगैरह में लोग, कई लोगों से मैंने सुना ये कि वो कैसे इंट्रोड्यूस किया कि चाय का एक कैटल में साइकिल पे रखवाते थे चाय कैटल के अंदर, और उसको देते थे लोगों को फ्री में। तो लोग भाग-भाग के अपने घरों में छुप जाते थे, कि अभी पी लेंगे। उसमें ये लोगों ने बना रखा था कि ये जा रहे हैं कि मतलब पी लो और उसके बाद से फिर बच्चे नहीं होंगे, ये वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो लोग घरों में घुस जाते थे, चाय पीते भी नहीं थे। मतलब तो उन्होंने कहा कि एक बार टेस्ट तो करो, फिर देखो हम कॉफ़ी कैफ़ीन की आदत कैसे डालते हैं, है ना? तो वो पहले फ्री में पिलाया, सबसे पहले इन्होंने मज़दूरों को पिलाया, जो मज़दूर थे ना उनको उनको पहली बार पिला दिया। जब उन्होंने काम करके थक जाते थे तो उनको जो है उन्होंने चाय पिलाया, तो उनको बड़ा अच्छा-सा फ़ील हुआ, यार अरे वाह! एकदम मतलब एनर्जेटिक टाइप का। तो उनको फिर अगले दिन उन्होंने फिर फ्री में पिला दिया। जब उनको थोड़ी-सी आदत हो गई फिर पैसे माँगने शुरू किए। ठीक है? तो ऐसे ऐसे मज़दूरों से इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन बाय द बट कितनी सच्चाई है इसमें, कितना फैक्ट है आई डोंट नो, बट ठीक है, ऐसे कहते हैं लोग। तो इंट्रोडक्शन जो है ब्रिटिशर्स ने किया। इंडिया और जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। और यहाँ पे आपको पता है चाय बागानों पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ है लोगों ने ले जाके, क्योंकि इसकी पत्तियाँ चुननी पड़ती हैं एक-एक, ठीक है ना? तो वुमेन्स के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत किया है। 24-24 घंटे, 18-18 घंटे अपने चाय बागानों में काम करवाया है इन लोगों से। ठीक है? तो 2014 में एक मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेदर ब्रिटिशर्स प्लांटर्स हैव डेवलप्ड टी गार्डन ऑल अलोंग द शिवालिक एंड लेसर हिमालय फ्रॉम द आसाम टू हिमाचल प्रदेश, इन फैक्ट दे डिड नॉट सक्सीड बियॉन्ड द दार्जिलिंग एरिया, एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि दार्जिलिंग के आगे वो उधर नहीं हो पाए, क्योंकि वहां पे उनका इफेक्टिव बहुत ही टर्बुलेंस था, फिर उसको उतना कंडीशन नहीं मिल पाई, दूसरी चीज लेबर नहीं मिल पाया उस तरह से। तो क्योंकि लेबर इंटेंसिव है तो इसकी वजह से उधर आगे वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, उसके अलावा इसकी वजह वही है कि लेसर हिमालय वहाँ गायब हो जाता है, ठीक है, ईस्ट में। और स्टीप स्लोप जो है वो मिल जाता है, जिस तरह का स्लोप चाहिए वैसा नहीं मिल पाता, सॉइल इतना है नहीं, फर्टाइल लैंड सॉइल है नहीं, तो उधर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, उसके अलावा फॉस्ट वगैरह, हाइट हाइट बढ़ने की वजह से लो टेम्परेचर हो जाता है, फॉस्ट हो जाता है, जो कि खराब कर देती है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी है तो लेबर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना? डिफिकल्ट ट्रेंड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन इशूज हैं, तो इस वजह से ये कई सारी चीजें लिख सकते हो। उसके अलावा कलकत्ता पोर्ट से भी काफी दूर है, और कलकत्ता पोर्ट से ज्यादा दूर होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे ईज़िली कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करना ईज़ी नहीं था, ठीक है ना?
चिचगांव पोर्ट से भी दूर था, तो इसलिए 2000 इसलिए जो है इतना डेवलप नहीं कर पाया उधर। तो ये कई सारी वजूहात आप लिख सकते हो। उसके बाद जूट होता है, जूट आपको पता है, जूट जानते हो आप लोग, नहीं जानते हो? जूट जो होता है उसको क्या नाम है, पानी में रख के भिगोते हैं, वो एक तरह से नेचुरल फाइबर है आपका, ठीक है ना? ओके, ये क्या है आपका, हाई रेनफॉल जहाँ पे होता है, ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिड एरियाज़ होता है, वहाँ पे होता है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ट्रेडिशनल एरियाज़, जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं वहाँ पे मिलता है, हुगली बेसिन वगैरह में। उसके अलावा गोदावरी बेसिन वगैरह में भी जूट की खेती होती थी। और यहाँ पे क्या होता है, इसकी रूटिंग करते हैं, यहाँ पे पानी में डाले रहते हैं। हमारे यहाँ पे भी करते हैं कुछ लोग, करते थे पहले, अब तो नहीं, जब बाढ़-वाढ़ आती है ऐसे ही डाल देते हैं। ये फिर ऐसे हो जाता है, तो इसकी चटाई-वटाई ये सब बनती है जूट की, ठीक है? चटाई बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं इससे, ठीक है ना? इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता था। हाईएस्ट फॉरेक्स हम लोग इंडिया वाले अर्न करते थे इससे कभी किसी दौर में, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से। लेकिन जर्मनी ने जब बना दिया, सिंथेटिक फाइबर बना दिया, तो फिर इसकी डिमांड डिक्लाइन हो गई और ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के दौर में नहीं है। ओके? ओके? हाँ, अगर इसको इसको अगर मतलब हमें प्रमोट करना है नेचुरल वे में, तो इसमें हम ये रिसर्च कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं जूट को, लेकिन अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा बन गया है। लेकिन इकोलॉजिकली ये सिंथेटिक फाइबर बेटर इकोलॉजिकल है देन द सिंथेटिक फाइबर, और अच्छा भी है, ठीक है ना? उसके बाद में स्पाइसेस की बात आती है। इंडिया जो है हमेशा से कंट्री ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाता रहा है। इंडिया इज़ नोन एज़ फॉर इट्स स्पाइसेस सिंस द एंशिएंट टाइम, आपको पता है ना? स्लोप, वेस्टर्न घाट के स्लोप पे जो है लार्जेस्ट केरला के अंदर, और उसके अलावा आसाम के अंदर कार्डमम, और राजस्थान के अंदर चिलीज, और एपी के अंदर टर्मरिक, ये सब जो है यानी कि हल्दी। और उसके अलावा क्या नाम है, राजस्थान के अंदर चिलीज, आसाम के अंदर कार्डमम, और उसके अलावा जो है आपका कर्नाटका के अंदर बहुत ज़्यादा तरह की स्पाइसेस यहाँ पे होती हैं, ठीक है ना? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपर, कार्डमम, जिंजर, एप्रिकॉट, ठीक है, एरिका नट, इसका सबका सब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। केरला में बहुत ज़्यादा होता है ये सब, कई तरह की क्रॉप्स होती हैं वहाँ पे स्पाइसेस की। और हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है, 200 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है इनको, तो ये मिलता है। उसके अलावा हाइट भी चाहिए होती है वेस्टर्न घाट की, लगभग 100 टू 1000 टू 1200 मीटर जो है हाइट है वेस्टर्न घाट की, वो भी एक अच्छी कंडीशन है। उसके अलावा लेटरेटिक सॉइल जो है, लूमी लेटरेटिक सॉइल चाहिए होता है, वो भी है वहाँ पे। कर्नाटका, तमिलनाडु एंड अदर कर्नाटका एंड तमिलनाडु जो है केरला के बाद जो है इम्पोर्टेंट स्पाइस प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये क्या क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया इन इंडिया। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, एनुअल रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर है, हिल स्लोप अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 1100 मीटर है, एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है ये 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। 2010 में यूपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर मोस्ट लाइकली टू फाइंड द एरिया डिस्क्राइब्ड अबव। जो ऐसा डिस्क्राइब किया गया है, इसमें सबसे बेहतर कौन-सा क्रॉप उगेगा, ठीक है ना? सबसे बेहतर कौन-सा उगेगा, तो पीपर उगेगा, ठीक है? पीपर ही वो मसाला है, जो उगेगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो पेपर सबसे 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, समझ में? कंडीशन देगा, बोलेगा कौन-सा क्रॉप अच्छा उगेगा। अब यहाँ पे तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया उसने, 2011 में पूछा है कि लोअर गैंगटिक प्लेन में characterized by the humid climate with the high temperature throughout the year, which of the following pair of crop is most suitable for this reason। तो आपको पता है कि लोअर गैंगटिक प्लेन में क्या बोल रहा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है एंड हाई टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर। कौन सा पेयर ऑफ क्रॉप जो है मोस्ट सुटेबल है, तो कॉटन तो हो ही नहीं सकता, समझ में आ गया? कॉटन होगा नहीं, ठीक है? ओके, व्हीट और जूट, तो व्हीट की बात करोगे तो व्हीट भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है व्हीट को कैसी चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, आपको पता है, तो व्हीट गायब कर दो, तो जहां जहां व्हीट और कॉटन है गायब कर दो, पेडी जूट बचा, काम खत्म, ठीक है ना? पेडी और जूट दोनों को वाटर चाहिए, ओके, और टेम्परेचर भी चाहिए, ओके। तो ये आंसर हो गया, पेडी एंड जूट, ठीक है ना? सी राइट। अब इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मिशन चलते रहते हैं, जैसे सीड मिशन तो प्लान में था, लेकिन अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर 45 क्रॉप इसके अंदर था, प्रोडक्शन इंप्रूव करना था, सारे में यही होता रहता है, ठीक है? सीड रिप्लेसमेंट रेट वगैरह ये सब हम करते हैं, इनहेंस करते हैं। देखिए, अब जो नया कोई स्कीम आएगी एग्रीकल्चर सीड वगैरह से रिलेटेड, जैसे सीड बिल आया था 2004 में, तो उसको रिप्लेस मतलब वो सारी चीजें आप अभी छोड़ दें। अब अगर आप कोई नया बिल आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कोई नई स्कीम आती है, तो टॉक अबाउट इट, ओके? उसको आप देख लीजिएगा, न्यूज़ में वो करंट अफेयर्स में आपका आ जाएगा, ठीक है?